जय हिंद टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। आप सभी का इस चैनल पे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप काफी चर्चे में रहा है, दोहरी नागरिकता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो डुअल सिटीजनशिप को बहुत अच्छी तरीके से बाइलिंगुअली इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अपडेट हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल आता है और इस आर्टिकल में एक क्लियर कट यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या भारत भी बाकी सारे देश जैसे कि यूएसए, फिनलैंड, पाकिस्तान, ऑफ कोर्स, तो बाकी ऐसे देशों की तरह भारत भी दोहरी नागरिकता को वेलकम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। भारत की जो सोसाइटी है अभी क्या इतना बड़ा चेंज अडेप्ट करने के लायक है या नहीं है। तो भाई एक वन ऑन वन इंटरव्यू में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी से पूछा गया और उन्होंने जितनी वाइड वैरायटी ऑफ डायनामिक्स दिए हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो डायनामिक्स हमको बेसिकली समझना होगा। वी ऑल नो वेरी वेल कि किस तरीके से अभी प्रीलिम्स 2025 अप्रोचिंग है, यूपीएससी सीएससी, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिटीजनशिप एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो। स्पेशली सिटीजनशिप के अंदर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, क्योंकि हम देखते हैं कि वाइड वैरायटी में पीपल आर अपोजिंग इट, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या बेसिकली व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, ये आर्टिकल है क्या, और इसमें अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ने कहा है कि भाई ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन एज ऑफ नाउ भारत अभी ओपनली वेलकम नहीं कर सकता है डुअल सिटीजनशिप को। तो आखिर ऐसा क्यों कहा है, क्या होती है डुअल सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, सो ऑन सो फॉर, ये जो भी चीजें हैं ये सारी आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो आगे चलते हैं एंड विल ट्राई टू सी, इसको पूरा अच्छी तरीके से कवर करेंगे। उससे पहले फॉर यू टू नो कि डुअल सिटीजनशिप भाई होती क्या है, दोहरी या फिर एकाधिक नागरिकता क्या होती है, मल्टीपल या फिर डुअल क्या कहते हैं उसको, सिटीजनशिप क्या होता है। तो आप देखिए, एक व्यक्ति को एक साथ दो या दो से अधिक देशों की नागरिकता अगर प्रदान की जाती है, दो या दो से अधिक देशों के नागरिक के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो भाई वही होती है डुअल सिटीजनशिप। अगर दो देशों का नागरिक है या फिर दो से अधिक देशों का नागरिक है तो मल्टीपल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका मतलब ये क्या है कि वे दोनों देशों के पासपोर्ट रख सकते हैं, दे कैन हैव पासपोर्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज, और अन्य नागरिकों के भी बराबर सामाजिक यानी पॉलिटिकल और कानूनी अधिकारों का आनंद भी ले सकते हैं। बहुत ध्यान से ये लाइनें आप देखिएगा, क्योंकि आगे हम कुछ भी ऐसा रिटन मटेरियल नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस बेस्ड है। तो एनालिसिस में ये लाइंस काफी काम आने वाली है। एक ये हम मार्क कर लेते हैं, सोशल एंड लीगल राइट्स, बहुत बड़ा इस पे एक स्टेटमेंट है जो एस जयशंकर जी ने दिया है। उन्हें दोनों देशों के राजनीतिक मामलों में यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स में भाग लेने, पार्टिसिपेट करने, यात्रा के लिए वीजा छूट प्राप्त करने और किसी भी देश में रोजगार में संलग्न होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी कि भाई देखो, अगर दो देशों के नागरिक हैं आप, तो दोनों देशों के पॉलिटिकल अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके राजनीतिक जो भी चल रहे हैं मसले उसमें आप भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि वीजा में भी आपको छूट मिल सकती है, सो ऑन सो फॉर। तो ये लोगों के साथ में एक फैसिलिटी के रूप में ले आया गया कि एनीबडी हु वांट्स टू हैव मोर देन टू सिटीजनशिप, दे आर वेलकम, बट सर्टेनली दे आर नॉट वेलकम इन इंडिया। मतलब इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है अभी, एज ऑफ नाउ तो सिंगल सिटीजनशिप ही है। डुअल सिटीजनशिप के लिए अभी वी आर नॉट इवन एस्पायरिंग। अच्छा, क्यों है आखिर में इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप और हम डुअल सिटीजनशिप की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे हैं? तो आप देखिए, सबसे बड़ा एक हमारे पास चैलेंज क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज है विविधता। यू अंडरस्टैंड व्हेन आई स्पीक कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है भारत की डाइवर्सिटी। आप देखिए, इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है ना, ये पूरी एनालिसिस है जो भी हमारे पास अभी आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हम अक्सर बात बात में कहते हैं कि हर
2 कदम पे इंडिया, मतलब इट्स जस्ट अ मेटाफोर कि हर 2 कदम पे भारत में भाषा और पानी का टेस्ट बदलता है, इतनी विविधता है भारत में। तो आप सोचिए कि पूरे भारत में इतने अलग अलग रीजन्स हैं। अभी आप हाल फिलहाल में देख भी रहे हैं, बुंदेलखंड की अपनी अलग सेपरेट होने की डिमांड हो रही है, पंजाब में खालिस्तान का डिमांड हो रहा है, साउथ में भी डिमांड्स राइज करने लगते हैं। तो इतने अलग अलग पहचान, इतने अलग अलग एंटिटी के लोग भारत में जो कि मौजूद है, इस बीच में आप अगर सिंगल सिटीजनशिप ना रख करके डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या है, हमारी डाइवर्सिटी। क्योंकि ये डाइवर्सिटी जो है, अगर आप भारत जैसे विविध देश में, भारत जैसा देश जिसमें इतनी विविधता है, उसमें अगर आप डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, तो यानी कि एक हमारी कंट्री इंडिया, एक इंडिया का मेंबर होगा या सिटीजन होगा, और ये कोई कंट्री है सपोजेडली एक्स, ठीक है, ये एक्स का भी सिटीजन होगा। तो ऐसे, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो इससे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इससे हमें 2 से 3 ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं जो कि तय है कि भारत फेस कर जाएगा। पहला आपका है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म, अलगाववादियों की जो गतिविधियां हैं आज के डेट में, हम देखते हैं कि विदाउट एनी प्रॉपर डिले सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, सेपरेटिज्म बढ़ता जा रहा है। तो अभी अगर इस डाइवर्सिफाइड कंडीशन में हम डुअल सिटीजनशिप की मांग करते हैं, और खैर अगर आ जाता है तो क्या हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से सेपरेटिज्म आपको देखने को मिल सकता है, और रीजनलिज्म भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू कीप मेंटेनिंग द सिंगल सिटीजनशिप। खैर, ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, निगेटिविटी की अगर बात करें तो दूसरा एक और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि डाइवर्सिटी वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ लॉयल्टी की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, लॉयल्टी, वफादारी की बात कर लेते हैं, है ना, वफादारी की बात कर लेते हैं। तो अभी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम डुअल सिटीजन में क्या है, आप देखिए डुअल सिटीजनशिप की जब भी मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि डुअल सिटीजनशिप 2 तरीके का होता है। एक होता है डुअल सिटीजनशिप का तरीका कि भाई आप जो है एक कंट्री में रह रहे हैं और एक और कंट्री का आपके पास सिटीजनशिप है, कंट्री टू कंट्री डुअल सिटीजनशिप हो गया। या फिर एक सिटीजनशिप ऐसा होता है कि आप किसी कंट्री का पासपोर्ट या किसी कंट्री का बेसिकली सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, और उसी कंट्री के किसी स्टेट का भी अपना एक अलग से सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। यानी कि इन दोनों में आप ये देखिए, इसको कहते हैं इंटर कंट्री सिटीजनशिप, यानी 2 कंट्रीज का आपके पास सिटीजनशिप है, और इसको क्या कहते हैं, कंट्री स्टेट सिटीजनशिप कहते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मेरी ये बात आराम से समझेंगे कि वफादारी की मैं बात कर रही हूँ। अगर इंडिया में ये जो है कंट्री स्टेट सिटीजनशिप, आप देखते हैं यूएसए में है, ये यूएसए का कोई नागरिक है, और मान लीजिए यूएसए में कोई स्टेट है यूटा, मान लीजिए यूटा है, या फिर एनीथिंग यू नेम इट, तो कैलिफोर्निया है। तो यूएसए में आप देखते हैं कि एक इनका यूएसए का सिटीजनशिप होता है और एक इनका स्टेट का सिटीजनशिप होता है। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बहुत ढेर सारे हैं भाई। टैक्स भी तो है, आप एक सेंट्रल टैक्स दे रहे हैं, आप एक स्टेट टैक्स दे रहे हैं, लेकिन रेजिडेंस के लिए इनके पास अच्छी तरीके से जो है, आप सेंट्रली कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जाकर के रिजाइड कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोज भी हैं इसके। लेकिन ये जो कंट्री स्टेट सिटीजनशिप है, मान लीजिए कि फॉर वंस इंडिया में स्टेबलाइज हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, तो भाई अब क्या होगा कि वाइड वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन अब इंडियन सिटीजन भी होगी, है ना, भारतीय नागरिक भी होंगे। और सपोज कर लेते हैं कि एक स्टेट, राजस्थान को आप मान लीजिए, ठीक है, तो एक स्टेट के भी सिटीजनशिप मिल जाएगी इनको, एक स्टेट के भी सिटीजन बन जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में रह रहा व्यक्ति, खैर मैंने एग्जांपल ही गलत लिया है, राजस्थान का तो एग्जांपल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप पंजाब का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, पंजाब। तो पंजाब में रह रहा व्यक्ति जो बचपन से देख रहा है खालिस्तानी मूवमेंट्स, जो बचपन से सुन रहा है अपने दादा परदादा से कि भाई हमें खालिस्तान अलग एक देश चाहिए, वी आर नॉट हिंदुस्तानीज, वी आर खालिस्तानीज। तो ऐसा व्यक्ति जब ये भारत का नागरिक था, तब चलो एक कुछ % ऑफ लॉयल्टी थी, लेकिन जब ये प्रॉपर एक पंजाब का नागरिक बन गया,
तो आपने इसको पंख दे दिए, यू हैव गिवन हिम और हर विंग्स टू फ्लाई एंड मेक मोर डिमांड्स, मेक मोर खालिस्तानी डिमांड्स। तो भाई यहाँ अलगाववादियों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो इन दैट केस हमारे पास सबसे बड़ा कंसर्न क्या आ जाएगा, वफादारी का कंसर्न आ जाएगा, इश्यू ऑफ लॉयल्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। खैर इसमें एक और सबसे बड़ी नेगेटिविटी और है, आप देख लीजिए, ब्रेन ड्रेन, है ना, ब्रेन ड्रेन। हमारे पास आज ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। इंडिया जो है, इंडिया में रह रहे लोग, इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास, इंडिया में पढ़ाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन जो है, मैं ये नहीं कह रही ब्रेन ड्रेन डुअल सिटीजनशिप के कारण हो रहा है, ब्रेन ड्रेन जो है, इंडिया में पढ़े हुए लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के वहां के सिटीजनशिप को अक्वायर करने के लिए डिमांड कर रहे हैं और दूसरे देश के सिटीजन बन जा रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है ना। तो somebody जिसने अपनी पूरी इंटायर लाइफ इंडिया में बिताई और एक इंडियन सिटीजन भी है, सडनली वो बाहर गया और वर्क अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिविंग स्टैंडर्ड देख करके उसका दिमाग बदल गया, फिर तो ये वही बात है ना, एक हिंदी में लाइन है कि वफादारी समय समय पर बदलती रहती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है डुअल सिटीजनशिप पे। हालांकि डुअल सिटीजनशिप की कुछ पॉजिटिव जो है नोट्स भी हैं, मैं आपको कुछ पॉजिटिव नोट्स बता दूं डुअल सिटीजनशिप के। पॉजिटिविटी ये है, जैसे मैंने आपको ब्रेन ड्रेन बताया ना, तो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, हमारे ब्रेन्स बाहर की कंट्रीज में जाकर के ड्रेन आउट जो हो रहे हैं, उसको केवल डुअल सिटीजनशिप जो है वो ब्रेन रेन में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक आप फ्रेज याद रखेंगे अपने मेंस के लिए, ठीक है। मेंस में ऐसे फ्रेजेस कोट करने के लिए यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि डुअल सिटीजनशिप जो है ब्रेन ड्रेन को ब्रेन रेन के रूप में आप देख रहे हैं बना सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डुअल सिटीजनशिप है ना, अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि भारत का भी नागरिक है और दूसरी जिस कंट्री में गया है, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज देख लिया, वहां का भी नागरिक है। तो सडनली ये दोनों ही देशों का नागरिक कहलाएगा, तो देयर इज नो ब्रेन ड्रेन, ठीक है। बेसिकली ही और शी बिलोंग्स टू बोथ द कंट्रीज। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने यहाँ से या फिर वहां से ब्रेन ड्रेन किया है। तो ब्रेन रेन हो सकता है वहां से कुछ चीजें सीख करके और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे, हो सकता है वहां से कुछ लेकर के आए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे। तो ब्रेन रेन जो है ये आप देख सकते हैं। सेकेंडली आप देखते हैं हम फॉरेक्स के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जो है साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेगा अगर हम डुअल सिटीजनशिप देते हैं, किसी भी बेसिकली कॉस्ट ऑफ टाइम पे डुअल सिटीजनशिप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो। अब आप देखिए तीसरी चीज क्या है कि हमारे जो भी सामने वाला देश है उसके साथ कल्चरल बाइलेटरल, है ना, कल्चरल और बाइलेटरल, यानी कि क्या कहेंगे इसको, सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंध जो होंगे, कल्चरल और बाइलेटरल टाइज जो होंगे वो भी बढ़ेंगे, अच्छे होंगे, स्मूदन होंगे। किसी भी दो कंट्री में अब देखिए कंपैरिजन भी तो है ना, कि इंडिया के सिटीजनशिप में आप हैं, इंडिया के सिटीजन आप हैं, और दूसरी जो कंट्री है, कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया जो है डुअल सिटीजनशिप में सबसे ज्यादा जो दूसरा वाला सिटीजनशिप है वो लिया जा रहा है। तो भाई कल्चरल टाइज है, सांस्कृतिक अपने जो संबंध है, और बायलैटरल टाइज है वो ऐसे ही इवेंचुअली राइज करेंगे। तीसरा एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। चौथा सॉरी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या है बेसिकली, कि भाई एक फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा राष्ट्र जो है हमारा राष्ट्र है। अब डुअल सिटीजनशिप से ऐसी फीलिंग कैसे आएगी, आप देखिए कि हमने बहुत सारी चीजें चलाई, जैसे OCI चलाया ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने चलाया PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हम एक टर्म अक्सर सुनते रहते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो ये भारत के ही ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए कोई लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने या तो बाहर के सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है या तो इंडियन सिटीजन ही है जो कि बाहर रह रहे हैं। तो इनके सेंस ऑफ बिलोंगिंग
नेस के लिए ही हम लोगों ने बेसिकली ये सारी चीजें की। भाई जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, उसको एटलीस्ट आपने पीआईओ का टैग दिया, तब तो वो मानेगा कि हाँ मेरा भारत से कोई तालमेल था या है या रहेगा। तो ऐसी ही बिलोंगिंगनेस को बढ़ावा देने के लिए भी डुअल सिटीजनशिप जो है काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। अब यहाँ पे सारे डिस्कशंस के बाद एक बहुत बड़ा डिस्कशन ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ चीजें आप याद रखेंगे। जैसे पिछले स्लाइड में लिखा हुआ था सोशल और पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स लिखे हुए थे। सोशल और पॉलिटिकल राइट्स में मैं आपको क्या बताऊं कि अब आप खुद सोचिए कि डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, हमने निगेटिविटी भी बात कर ली, पॉजिटिविटी भी बात कर ली, बट यहाँ पे जो आर्टिकल आया है एस जयशंकर जी ने यहाँ पे इस बारे में ही बात की है, इस बारे में ही बोला है कि सोशल और पॉलिटिकल राइट्स जो है, सामाजिक और आपके राजनीतिक अधिकार जो है, अगर एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, बाप दादा उसके भारत में रह रहे थे, एकदम प्योर भारतीय है, ठीक है, कभी कहीं आया गया ही नहीं, और एक दूसरा व्यक्ति है जो भारत में बेसिकली बाय बर्थ भी भारत का नहीं है, कहीं बाहर से आता है और भारत में क्या ले लेता है, सिटीजनशिप ले लेता है। तो अब क्योंकि वो भारत में सिटीजन बन गया है, तो वो भारत में वोट जब होंगे, जब जनरल पोल्स होंगे तो वोट भी देगा। अब जो वो भारत में पॉलिटिक्स चलती है, उस पॉलिटिक्स में सारे अपने अधिकारों को एंजॉय भी करेगा। अब जो भारत में समाज के फ्रंट पे सामाजिक रूप से जितनी भी सोशल स्कीम्स आती हैं, उनका भी फायदा उठा सकता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस बट इकोनॉमिक बैकवर्ड्स के लिए जो भी स्कीम आती है, अगर किसी तरीके से प्रूव कर देते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो भाई वो भी स्कीम एंजॉय करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी भी तरीके का सोशल और पॉलिटिकल राइट कभी भी कोई भी भारतीय चाहेगा कि कोई बाहरी यानी कोई आउटसाइडर आए और सिंपली अधिकारों को एंजॉय करके चले जाए? दे वर नेवर देयर व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, ठीक है। हम अपने जब कहते हैं ना कि विकट परिस्थिति में थे, जब ब्रिटिशों का पूरा एक कब्जा था, तब तो खैर कुछ भी नहीं था, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन आज यू आर कमिंग एंड सिंपली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड ओनली एंजॉयिंग द राइट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डुअल सिटीजनशिप के साथ। खैर डुअल सिटीजनशिप तक डिस्कशन हमारा ओवर नहीं है। आपने एक नाम आजकल सुना होगा, ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप। अब ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है? वैश्विक नागरिकता, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है? वैश्विक नागरिकता। आप जानते हैं कि भारत इस समय स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहा है किस चीज को? हमने अपने G20 में भी क्या बोला? वन वर्ल्ड, एक विश्व, वन फैमिली, एक परिवार, हमने कहा ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम को हम प्रमोट कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इज वन वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट करने का एक सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे लोग इसको लिंक करते हैं कि भाई क्या इंडिया ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो अब आज के डेट में क्वेश्चन में सिंगल सिटीजनशिप तो बहुत दूर की बात है, डुअल सिटीजनशिप भी है, मल्टीपल सिटीजनशिप भी है, और अब तो ग्लोबल सिटीजनशिप भी है। यहाँ पे आप इस पूरे रन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नोटेबल लोग हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप सुनेंगे, जैसे कि मदर टेरेसा वॉज एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नोन फॉर हर काइंडनेस, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है। तो मदर टेरेसा जो है, आप जानते हैं कि लेटर इयर्स में इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर लेती है। फिर आप देखते हैं कि एक मीरा अल्फासा, ठीक है, मीरा अल्फासा, ये पर्सनालिटी जो है, मीरा अल्फासा अगेन अ वेरी, इसको अच्छे से करते हैं, मीरा अल्फासा, ठीक है। मीरा अल्फासा फेमस पर्सनालिटी है, पीवाई प्रीलिम्स के लिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मीरा अल्फासा क्या है भाई? तो ये जो है एक टाइम के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जानी जाती है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन्होंने अपने
होल लाइफ किस चीज के लिए एडवोकेट किया? शी एडवोकेटेड फॉर डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता के लिए इन्होंने हमेशा से एडवोकेट किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने लेटर इयर्स में इन्होंने भी भारतीय नागरिकता क्या कर लिया? अक्वायर कर लिया, इंडियन सिटीजन बन गए, ठीक है। एंड मीरा अल्फासा, यू नो, बिकॉज यू नो दिस नेम बिकॉज इट वॉज द सेम पर्सन जिन्होंने, आप देखते हैं कि पुडुचेरी में औरोबिंदो आश्रम को स्टैब्लिश किया। कहने का मतलब ये है, हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो पर्सनालिटीज हैं जिनका एग्जाम्पल देख करके हम कोट कर सकते हैं कि भाई देखो इस तरीके की सारी चीजें हैं। बहुत नोन लोग भी, एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, जीन करके उनका कुछ नाम है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, ही ऑल्सो टर्न हिमसेल्फ इनटू एन इंडियन सिटीजन। तो कहने का मतलब ये है कि पीपल, अब देखिए एस जयशंकर जी ने जो भी बात कही ना, मैं आपको उसका एक बहुत बढ़िया एक वर्ड चुन करके बताती हूँ। उन्होंने ये कहा, आप वो फॉर्मूला तो जानते होंगे, ठीक है, समथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, ठीक है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। एस जयशंकर जी ने भी कुछ ऐसी ही बात की है। उन्होंने ये कहा डिवाइडेड लॉयल्टी, ठीक है, यानी कि विभाजित वफादारी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इन्होंने कहा कि आप खुद ही देख लीजिए कि अगर हमने भारत में पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स आउटसाइडर्स को देना शुरू कर दिया ना, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमने डुअल सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया तो आपकी वफादारी ही विभाजित हो जाएगी। डिवाइडेड लॉयल्टीज बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही बड़ा एक वर्ड है, कीवर्ड है अपने आप में ही। और आपकी अगर लॉयल्टी डिवाइड नहीं होगी, जितनी लॉयल्टी आपकी डिवाइड नहीं होगी, बेसिकली आपको उतने ही ज्यादा अच्छी तरीके से एक कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट और उनके राइट्स को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में डिवाइडेड लॉयल्टीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो डिवाइडेड, अब आप खुद ही सोचिए अगर वॉर हो जाता है ना, वॉर जोन क्रिएट हो जाता है भारत के बीच और चाइना के बीच, और आप अगर एक व्यक्ति है जिनके पास दोनों ही कंट्रीज का पासपोर्ट है और दोनों ही कंट्रीज का सिटीजनशिप है, तो आप इस वॉर में किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया को करेंगे कि चाइना को? हो सकता है आप ये बात बोल दे कि क्योंकि भाई जन्म से ही मैं इंडिया में रहा हूं या रही हूं तो मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूंगी, लेकिन तब ये चाइना के सिटीजनशिप के साथ तो डिसलॉयल हो गया ना। तो ये सारे जो केसेस हैं ये डुअल सिटीजनशिप में हमारे पास उभर करके आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और है कि किसी भी तरीके से बाय एनी मींस 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डोमिसाइल का मतलब नहीं होता है सिटीजनशिप। ओनली बिकॉज आप भारत में काफी लंबे समय से रह रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो। डोमिसाइल इज रेजिडेंस बट सिटीजनशिप इज प्रॉपर बीइंग द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और उस कंट्री के सारे राइट्स को और ड्यूटीज को एंजॉय करना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लाइट में है। अब यहाँ पे सिटीजनशिप की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड भारत में मुद्दा कब उठता है मैं आपको बता रही हूं कि एक हम पढ़ते हैं, अभी आप इसको डुअल को काट दीजिए, ठीक है, हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया उसके कारण इतने दंगे फसाद हुए कि भाई अभी इसको अच्छे से इन डेप्थ इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन बिफोर वी गो इनटू द डिस्कशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको ये जान लेना चाहिए
कि 1955 में, ठीक है, हमारे पास जो सिटीजनशिप आया, जो सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास आया 1955 में, उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज को कमिट किया कि इंडिया के पास क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा, डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा। वहीं अगर आप बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ में अगर आप एक कंपैरिजन करते हैं तो वी हैव सीन कि किस तरीके से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे यूएसए हो गया, अल्बानिया हो गया, हम सभी का प्यारा पाकिस्तान हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डुअल सिटीजनशिप ऑफर करती हैं, ठीक है। इजराइल ऑल्सो ऑफर्स, इजराइल भी ऑफर करता है डुअल सिटीजनशिप। तो ये पूरा का पूरा डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हुआ ये कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि जब 1955 में ये सिटीजनशिप का एक्ट आया है तो प्रॉब्लम इसमें बेसिकली क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसको अभी हम लोगों ने रेक्टिफाई किया है, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, है ना। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने क्या कहा, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम 5 मेथड देंगे, वी विल गिव 5 मेथड्स टू अक्वायर सिटीजनशिप। नागरिकता लेने के लिए हम 5 मेथड आपको बता रहे हैं। इन 5 मेथड्स का इस्तेमाल करके आप हमारी कंट्री में नागरिक बन सकते हैं। पहला क्या बताया, पहला बताया बर्थ, दूसरा क्या बताया डिसेंडेंस, डिसेंट, तीसरा क्या बताया रजिस्ट्रेशन करवा करके, ठीक है। चौथा क्या बताया कि आप किसी भी तरीके से नेचुरलाइजेशन, यानी कि अगर काफी लंबे समय से रह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इनकॉर्पोरेशन, यानी कि भारत ने अगर फ्यूचर में कभी भी किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली दे विल बिकम इंडियन सिटीजन्स। ये 5 मेथड बताए गए सिटीजनशिप एक्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करूंगी 2019 के दंगे फसाद से। और दूसरे फ्रंट पे ये कहा गया कि इन्होंने एक और फिर अपने पास ये प्रावधान दे दिया कि भाई देखो 1955 में हम आपको एक ये भी बात बता दें कि जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना, इलीगल माइग्रेंट्स कौन, जो बाहर से आ जाते हैं विदाउट वीजा, बिना वीजा के या फिर बिना पासपोर्ट के या फिर किसी भी गैर कानूनी तरीके से, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हर हाल में विल बी प्रोहिबिटेड, इनको हर हाल में, किसी भी हाल में बेसिकली इनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, विल बी प्रोहिबिटेड टू अक्वायर सिटीजनशिप, इनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी भी रूप में इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ा जाता है तो हम या तो इनको डिपोर्ट कर देंगे भाई, या तो हम इनको जेल भिजवा देंगे, इम्प्रिजन कर देंगे, और या तो हम इनको प्रोसिक्यूट करेंगे, वी विल प्रोसिक्यूट देम, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कानून थे जिसके दम पर ये सारी चीजें की गई। 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में कहा गया कि फॉरेनर एक्ट जो हमारे पास है 1946 का, और साथ ही साथ हमारे पास है पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का नाम ही है पासपोर्ट एक्ट, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए एंट्री इनटू इंडिया। पासपोर्ट एक्ट जो हमारे पास 1920 का है, ये 2 एक्ट ऐसे हैं जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप भारत में कोई भी एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, या कोई भी फॉरेनर रह रहा है तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये पूरे प्रावधान थे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। अब यहाँ प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई प्रॉब्लम शुरू हो गई 2015 से, 2015-16, स्पेशली 2016 के जुलाई की मैं बात बता रही हूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, छोड़ दिया किसको, कुछ ग्रुप्स थे, कुछ समूह थे इलीगल माइग्रेंट्स के, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्ट कर देती है। यहां से जो मुद्दा स्टार्ट हुआ वो फाइनली जाकर के खत्म कहां होता है, खत्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में
भारत ने क्या कहा, अमेजिंगली इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बता दे रहे हैं, इन लोगों को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नहीं मिल सकती थी नागरिकता, लेकिन अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या बोला इन्होंने, सबसे पहली बात इन्होंने बोली 6 रिलीजन्स को अल्पसंख्यक बताया, माइनॉरिटी के रूप में बताया। कौन कौन से 6 रिलीजन है, तो भाई पहला हिंदू, दूसरा सिख, तीसरा क्रिश्चियन, चौथे पारसीज, पांचवे जैन और छठे बुद्ध। इन 6 बेसिकली बुद्धिस्ट, इन 6 रिलीजन्स को क्या बताया, इन 6 रिलीजन को माइनॉरिटी के रूप में बताया। और अगर इन रिलीजन से बिलोंग करने वाला कोई भी व्यक्ति इन 3 कंट्रीज से, पहला बांग्लादेश से अगर आता है, या फिर वो आता है पाकिस्तान से आता है, या फिर वो अफगानिस्तान से आता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे कि दे आर एलिजिबल, वो एलिजिबल हैं हमारे यहाँ नागरिकता लेने के लिए, एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। ये बोला हमारे सिटीजनशिप एक्ट 2019 में। अभी मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, लोग इसको कैसे कैसे अपोज करेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इन्होंने ये भी क्या काम कर दिया कि नेचुरलाइजेशन में जो रेजिडेंस पीरियड था, मतलब कहा जाता है ना कि अगर आप दिए गए तिथि से 12 साल पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 11 साल पहले से रह रहे हैं तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि रेजिडेंस पीरियड को हम 11 साल से घटा करके 5 साल कर देंगे, फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स कर दिया इसको। इसके लिए भी लोग बहुत भड़क गए। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कही, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, अगर वो बाहरी, बेसिकली ये जो है, जो भारतीय, बेसिकली किसी भी ट्रेसेस में ये इंडियन है बट दे आर नॉट लिविंग इन इंडिया समहाउ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को हम कैंसिल कर देंगे उनकी सिटीजनशिप, अगर उन लोगों ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के किसी भी प्रावधान को अपोज किया तो। इतना जो है, इतनी चीजें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने किया। हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने एक्सेप्शंस भी दिए। पहला एक्सेप्शन क्या है, ऐसे राज्य जो कि 6th स्केड्यूल के अंदर आते हैं, 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, कौन कौन से राज्य है भाई, तो आप जानते हैं असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। इन 4 स्टेट्स में इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरा एक एक्सेप्शन दिया कि वो स्टेट्स जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं इनर लाइन परमिट के द्वारा, उन स्टेट्स में भी, फॉर एग्जांपल कौन कौन है, मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे स्टेट्स में भी डुअल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कोई भी प्रावधान नहीं लगेंगे। तो ये जो पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको एक क्विक रिवीजन कराया, यहीं से राइज होते हैं दंगे फसाद। अब दंगे फसाद क्या हुए इसमें कि धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे होने लग गई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक डेडलाइन भी दिया हुआ था, 31 दिसंबर 2014 से पहले से अगर कोई रह रहा है, मतलब कोई भी अगर भारत बाहर से इलीगली आया है, ये जो लोग हैं ना, ये इलीगल तरीके से ही तो भारत में आए हैं, लेकिन अगर ये भारत में 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले इलीगली आए हैं तो ये भारत के सिटीजन बन सकते हैं। अब सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे यही आया कि लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा, कंसर्न क्या आया, कंसर्न आ गया हमारे सामने, क्या लोगों ने कहा, सबसे पहली बात तो ये कि असम अकॉर्ड याद आ रहा है, असम अकॉर्ड आपने किया था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बहुत इसमें कंसर्न दिखाया है। लोगों ने कहा कि आपने कहा था 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी भारत में इलीगली आएगा, गैर कानूनी रूप से आएगा, तो उसको भाई भगा देंगे, डिपोर्ट कर देंगे।
और आज आपने एक नई डेडलाइन दे दी है 31 दिसंबर 2014, यानी कि ये जो गैप आपने दिया है 43 इयर्स 9 मंथ 7 डेज का जो गैप आपने दिया है, ये आपने गैप क्यों दिया है? ठीक है, हाउ विल यू कॉम्पेंसेट असम अकॉर्ड? आप असम अकॉर्ड को किस तरीके से कॉम्पेंसेट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने बेसिकली ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज की थी। दूसरा कंसर्न यहाँ पे ये भी एक आता है कि इन लोगों ने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि रिलीजियस परसिक्यूशन, मतलब धार्मिक उत्पीड़न हो रही है इन लोगों को, ऐसे अल्पसंख्यक लोगों को, तभी आप इन लोगों को जो है फेवर कर रहे हो ना। तो रिलीजियस परसिक्यूशन की अगर हम बात कहें तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पे इस्लाम के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिज्म के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये अल्पसंख्यक है। तो आपका मतलब ये है कि आपका सिटीजनशिप जो है वो अल्पसंख्यक लोगों की मदद करता है। तो आप हमें जवाब दीजिए कि जो म्यांमार में है ना, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान हैं, आपने उनको क्यों नहीं ये प्रावधान उन तक क्यों नहीं एक्सटेंड किया? आप बताइए, पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान हैं, बहुत ही ज्यादा हेविली परसिक्यूटेड है। खैर रोहिंग्या मुस्लिम्स को तो म्यांमार में यूएन ने ये बेसिकली डिक्लेयर कर दिया था कि मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो व्हाई आर यू नॉट फेवरिंग देम? आपने इन तक क्यों नहीं पहुंचाया? आप देखिए कि अलग अलग कम्युनिटीज ऐसी बहुत सारी हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज। आप देखते हैं श्रीलंका आपके सामने है ना, श्रीलंका में आप जानते हैं कि तमिल एलम है ना, तमिल एलम नाम की एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है जिनको श्रीलंका ने हेविली परसिक्यूट किया है। तो ऐसे परसिक्यूशंस आप देख रहे हैं, इन लोगों को क्यों नहीं आपने अपने यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप में जगह दी? और इसी से कंक्लूजन निकाल के लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया कि भारत के सेक्युलरिज्म को क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने सेक्युलरिज्म को के ऊपर बड़ा जो है एक एम्फेसाइज किया था। दो ये वर्ड बाद में ऐड होता है, बट सेक्युलरिज्म पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया था। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म भारत का क्वेश्चन में है कि व्हाई आर यू नॉट इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड दैट टू स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। और ऐसे ही कई लोगों ने ये भी कंसर्न उठाया कि आर्टिकल 14 यानी कि भारत में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 आप जानते हैं कि भारत के रेजिडेंट्स को भी, साथ ही साथ अगर कोई फॉरेनर भी आ रहा है तो उनको भी, जो भारत में रिजाइड कर रहा है, उनको अधिकार देता है कि आप इक्वालिटी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 इन दैट केस सिनेरियो, यहाँ पे तो आर्टिकल 14 का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स भी दिखाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर के। यहाँ पे एक और बात जो है आपके लिए ध्यान देने वाली ये है कि इन पूरे कंसर्न्स के अंदर यहाँ पे एक चीज प्रोमिनेंट रही कि हमारे यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स। लेकिन यहाँ इनका कंसर्न भी, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कंसर्न जायज नहीं है। मैंने ये सारी बातें आपको क्यों बताई? क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप होने के बाद जब भारत में इतनी लड़ाई है, तो आप इमेजिन कीजिए कि डुअल सिटीजनशिप आने पे कितनी लड़ाई होगी। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोगों को चेंजेस वेलकम नहीं करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप केवल उन चेंजेस को वेलकम कीजिए जो आपकी कंट्री के हेल्थ के लिए, बेसिकली आपकी कंट्री के हेल्थ के लिए पॉजिटिव हो, हेल्दी हो आपकी कंट्री के लिए। मैंने जैसे आपको कल एक वीडियो में सेम सेक्स मैरिज के बारे में बताया, ऐसा नहीं है कि उनके मैरिज को लीगलाइज किया नहीं जा सकता है, किया जाना चाहिए भाई, उनका अपना थर्ड जेंडर है और उनको ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू डिग्निटी देनी पड़ेगी। लेकिन अभी के हिसाब से भारत का कंडीशन वैसा नहीं है कि हम सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर पाए या फिर हम डुअल सिटीजनशिप अफोर्ड अभी कर पाए। दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर इंडिया। टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेवलपिंग टाइम कह सकते हैं कि भारत आज के डेट में जियोपॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लीजिए, इंडिया एक बहुत ही फोर फ्रंट पे इस वक्त खेल रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू बैक अप
मतलब आप सोचिए कि अच्छी बैकअप रखना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। इंडिया इज डूइंग अलॉट फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप देखते हैं अभी रिसेंटली 8वीं NPOP बेसिकली चलाई गई है। ये क्या है कि भाई इंडिया में एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दें, स्मॉल लेवल पे जो फार्मर्स हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे सिखाई जाए। दुनिया भर के पोर्टल्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना रहे हैं, बिकॉज अ कंट्री विद अ स्किल्ड पॉपुलेशन इज अ कंट्री विच इज गोइंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री इन द फ्यूचर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। कंक्लूजन के रूप में मैं आपको ये इतना बता दूं कि एज अ फार बेटर कंक्लूजन, ड्यूअल और मल्टीपल सिटीजनशिप आप जैसा कि जानते हैं कि एक इंडिविजुअल को 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में लीगलाइज सिटीजनशिप देने की बात करता है। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑफर करती हैं? आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फिनलैंड, अल्बेनिया, इजराइल और पाकिस्तान। बहुत सारी कंट्रीज हैं। दीज आर द फ्यू कंट्रीज जिनके बारे में आप ऑफन सुनते रहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस की बात करूं तो प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइज dual citizenship and we offer single citizenship to our citizens. So that is it for today. Thank you so much for watching the video. Thank you and Jai Hind.